देखिए, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है एंड दोज बेसिक रूल्स आर, सबसे पहला रूल ये है कि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास पे भी एक्सप्लेन किया था। जिस तरीके से हम लोगों ने नेस्टेड इफ इम्प्लीमेंट किया है, नेस्टेड लूप्स इम्प्लीमेंट किया है या 2D एरे का पार्ट इम्प्लीमेंट किया है, एक के अंदर एक चीजें जब हम क्रिएट करते हैं तो फंक्शंस के केस में ये पॉसिबल नहीं है। फंक्शन अपना एक इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट बनेगा जो कि अलग बनेगा, मेन के अंदर वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। अब जब मेन के अंदर फंक्शन को हम क्रिएट नहीं करेंगे तो वो कहाँ क्रिएट होगा? तो या तो हम फंक्शन को मेन से पहले क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसको मेन के बाद क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को कब काम में लेना है, कैसे काम में लेना है, ये हम आगे आने वाले सेशंस में ही डिस्कस करेंगे, या हो सकता है आज हमारा एग्जाम्पल हो जाए तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हर तरीके के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है, चाहे वो वेरिएबल हो या इफ हो या स्विच हो। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए जो हमें बेसिक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद आता है हमारे फंक्शन का नाम और उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक नेम प्रोवाइड करते हैं। उस नेम के बेसिस पे फंक्शन को हम कॉल करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये तो है हमारे वो फंक्शन का नाम जिससे हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब फंक्शन से अलग अलग तरीके के टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए उसे कुछ इनपुट भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे तो वो हमारा काम करके देगा। तो यहाँ पे फंक्शन के नेम के बाद जो पैरेंथेसिस आते हैं और उन पैरेंथेसिस के अंदर हम जितनी भी वैल्यूज देते हैं वो कहलाते हैं अलग अलग तरीके के इनपुट, या फिर कॉमन टर्म्स के अंदर हम उन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जो टेक्निकल टर्म है वो यही कहलाती है कि फंक्शन को हमने कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए। तो कैलकुलेशन करवाने के लिए या किसी भी तरीके का टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जो भी इनपुट फंक्शन को प्रोवाइड करवाया जाता है वो कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है और एक कंप्लीट बहुत सारे कलेक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फंक्शन का वो है उसका रिटर्न टाइप। अब इस रिटर्न टाइप का मतलब क्या है? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि फंक्शन कुछ एक टास्क परफॉर्म करेगा। अब टास्क परफॉर्म करने के बाद वो हमें कुछ आउटपुट भी तो जनरेट करके दे। तो जब वो आउटपुट जनरेट करके दे रहा है तो उसने जो आउटपुट जनरेट किया है उसका टाइप क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करवाती हूँ तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू वो मुझे रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न टाइप हो जाएगा इंट। फंक्शन जो कैलकुलेशंस हमें परफॉर्म करके देता है और उस पे जो रिजल्ट जनरेट होता है उस रिजल्ट जनरेटेड का जो टाइप है वो कहलाता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। नाउ इट इज ऑप्शनल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बारी फंक्शन कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके हमें वैल्यू रिटर्न ही करे। हो सकता है कि फंक्शन में कैलकुलेशन करवा के वहीं पे ही हम प्रिंटिंग करवा दें। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा रिटर्न टाइप होगा ही होगा, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी ही होगी। हो सकता है कि हमने यहाँ पे किसी भी तरीके का इनपुट पास नहीं किया हो। अब यहाँ पर किस तरीके के रिटर्न टाइप होते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है, वो हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिंटेक्स में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए। देखिए, थर्ड एंड द फाइनल रूल, कभी भी हम यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ अ ब्लॉक, राइट? तो कभी भी अगर किसी भी ब्लॉक के अंदर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेन के अंदर हम लोगों ने अभी तक वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं बहुत सारे। तो अगर किसी एक ब्लॉक के अंदर मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया है तो वो वेरिएबल जो है वो प्राइवेट कंसिडर किया जाता है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? जो इजीली एक्सेसिबल ना हो, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक इंसान तक लिमिटेड हो, बाकी सब लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी हम किसी ब्लॉक के अंदर अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं तो दूसरे ब्लॉक के अंदर हम उस डिक्लेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते।
ये कहलाता है वेरिएबल्स का प्राइवेट होना। अब ये कैसे काम करता है फंक्शंस वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर आप उसको काम में ले सकते हैं। अगर किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो फिर आएगी आपके प्रोग्राम में एरर। सो दीज आर द फ्यू बेसिक रूल्स जो फंक्शन को क्रिएट करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और क्या बेसिक स्टेप्स उसके अंदर होते हैं। Now, moving to the next part is creating functions. अब फंक्शन के क्रिएशन के रिगार्डिंग तीन बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। फंक्शन को कभी भी हम क्रिएट करते हैं तो तीन बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक होता है फंक्शन का डेफिनेशन, एक होता है फंक्शन की कॉलिंग और एक होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। जब भी हम यहाँ पे फंक्शन को लिखते हैं, मतलब मैंने एक रिटर्न टाइप लिखा है, फंक्शन का नाम लिखा है, कुछ आर्ग्यूमेंट की लिस्ट लिखी है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। जब भी हम कुछ इस तरीके का पार्ट अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, चाहे मेन से पहले हो या वो मेन के बाद में हो, अगर हमने यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम को क्रिएट किया है और कंपाइल करके उसे एग्जीक्यूट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। अगर हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये ब्लॉक हमने क्रिएट किया है ये हमारी मेमोरी के अंदर लोड हो चुका है। अभी तक एक भी इंस्ट्रक्शन इस फंक्शन का एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये कहलाती है फंक्शन की डेफिनेशन। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट करके उस अंदर कोई वैल्यू असाइन करवा दें तो वो उसका डिक्लेरेशन भी हो गया और उसमें इनिशियलाइजेशन भी हो गया, लेकिन उसे प्रोग्राम में कहीं पे काम में ही नहीं ली। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ उसी तरीके से ये काम करता है। फंक्शन को हमने क्रिएट कर दिया, क्या उसका नाम होगा, क्या इनपुट एक्सेप्ट करेगा, किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा और क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगा। लेकिन जब तक इस फंक्शन को हम स्पेसिफिकली खुद से एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे तब तक एक भी स्टेटमेंट इस ब्लॉक का एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिर्फ हमारी मेमोरी के अंदर जाके लोड हो जाता है और ये कहलाता है फंक्शन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे ये सिर्फ मेमोरी में लोड हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो उसे करने के लिए क्या करना होगा? उसे करने के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे फोन के अंदर एक कंप्लीट कॉन्टैक्ट का लिस्ट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके बस कॉन्टैक्ट को ओपन कर रखा है। अगर उससे इंसान से कम्युनिकेट करना है तो वो जो डायल वाला बटन होता है उस पर क्लिक करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ऑटोमेटिकली खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा और सारा काम हो जाएगा। कॉन्टैक्ट्स पड़े हैं हमारे फोन के अंदर, लेकिन जब तक उस पे डायल बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो एग्जैक्टली वही चीज है, फंक्शन को सिर्फ स्टेटमेंट्स के तौर पे रख देने से कुछ भी नहीं होता है, हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है और उसके लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब फंक्शन को कॉल करने का जो हमारे पास में सिंटेक्स है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखना है और अगर फंक्शन को किसी तरीके के इनपुट हमें प्रोवाइड करनी है तो वो इनपुट भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। अगर किसी भी तरीके की इनपुट नहीं है तो डायरेक्टली इसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के तौर पे लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया फंक्शन का डेफिनेशन, एक्चुअली में ये क्या काम करने वाला है, और ये हो गया फंक्शन का एग्जीक्यूशन कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में जो पूछा जाता है दैट इज व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। देखिए यहाँ पे अगर हम मेन से पहले किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो किसी भी तरीके का हमारे पास में प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन अगर मेन के बाद हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि मेन हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से सारी चीजें क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन तो कहीं पे था ही नहीं क्योंकि फंक्शन तो नीचे बना हुआ है। तो उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है? फंक्शन को पहले ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है कि फ्यूचर में जब हम फंक्शन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसका नाम क्या होगा और क्या वैल्यू वो रिटर्न करेगा।
तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है वो कहलाता है फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप को अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो बेसिकली एक तरीके का डमी मॉडल हम कुछ बना देते हैं कि फ्यूचर में जब हम काम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो एग्जैक्टली में वही चीज है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन के नेम के साथ साथ उसका रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट लिस्ट को मेंशन कर देते हैं फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे मेन लिखते हैं और उसके बाद हमारा फंक्शन लिखते हैं। तो जब मेन हमारे प्रोग्राम को या सारे स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो फंक्शन कॉलिंग के स्टेटमेंट पहुंचने पर हमारे पास में किसी तरीके की एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि हाँ फंक्शन इस तरीके से दिखने वाला है। अब आप पूरे प्रोग्राम के अंदर सर्च कर लो कि वो कहाँ पे बना हुआ है। तो जब हम मेन को पहले लिखते हैं और फंक्शन को मेन के बाद लिखते हैं तब डिक्लेरेशन करना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फंक्शन को पहले बनाते हैं और मेन को बाद में बनाते हैं तो फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये वाला पार्ट जो है ये हम एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर मेन के बाद आपने फंक्शन बनाया है तो फिर आपको उसे डिक्लेयर करना जरूरी है, वरना मेन जो है वो उस फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आइडेंटिफाई नहीं करेगा और फिर आएगी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास में एरर। तो अभी के लिए हम जो मेजरली पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंक्शन का डेफिनेशन और उसका कॉलिंग। कुछ एग्जांपल्स के बाद ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट भी हमारा आ जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकल किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, now moving to the next part and the very important concept of a function is return statement. जब यहाँ पे हम लोग जंप स्टेटमेंट का एक टॉपिक कवर कर रहे थे जहाँ पे मैंने आपको कंटिन्यू, गो टू और ब्रेक 3 स्टेटमेंट बताए थे, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास में जो 4th कैटेगरी होती है वो कहलाती है रिटर्न स्टेटमेंट। लेकिन वो हम पढ़ते हैं फंक्शंस के साथ में क्योंकि इसका यूज फंक्शंस के अंदर ही किया जाता है। अब मैं हमेशा से आपको ये कह रही हूँ सिंस द वेरी फर्स्ट डे की फंक्शन जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, कुछ टास्क परफॉर्म करेगा और एक आउटपुट जनरेट करके देगा। तो जब वो आउटपुट जनरेट करके देगा तो वो कैसे हमें रिजल्ट को प्रोवाइड करवाता है, तो उसके लिए सी लैंग्वेज एक जंप स्टेटमेंट को काम में लेती है जो कहलाता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ रिजल्ट को रिटर्न करने का या रिजल्ट को हमारे पास पहुंचाने का काम नहीं करता है, ये फंक्शन को टर्मिनेट करने का काम भी करता है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आके हमें फंक्शन को टर्मिनेट करवाना है कि बस इस पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाना, इसके आगे कुछ काम नहीं करना, तो उसके लिए भी रिटर्न स्टेटमेंट को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे रिटर्न के साथ में थोड़ा सा हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन है और वो ये है कि इसे सिर्फ हम फंक्शन के साथ में ही काम में ले सकते हैं। किसी भी तरीके के लूप, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर या सिंपल प्रोग्राम्स के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट को काम में नहीं लिया जाता है, सिर्फ फंक्शंस के केस में इसे काम में लिया जाता है। तो अब जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसे 2 तरीकों से काम में लिया जा सकता है। सबसे पहले तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट के तौर पे जहां पे हम फंक्शन के अंदर सिर्फ लिख देंगे रिटर्न। ठीक है, डायरेक्टली जब हम इस तरीके का स्टेटमेंट लिखेंगे फंक्शन के अंदर तो इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जिस तरीके से ब्रेक काम करता है, जैसे ही हम ब्रेक लिख देते हैं हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाता है और हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो एग्जैक्टली में यहाँ पे रिटर्न भी कुछ उसी तरीके का काम करेगा कि हमारे फंक्शन को इमीडिएटली टर्मिनेट करने का काम करता है। और दूसरा तरीका ये है फंक्शन ने जो टास्क परफॉर्म किया है उसके बेसिस पर उसने कोई हमें एक वैल्यू जनरेट करके दी है। तो अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमें रिजल्ट रिटर्न करने के साथ साथ क्या करेगा, फंक्शन को टर्मिनेट करने का काम भी करेगा। अब यहाँ पे एक चीज जो नोट करने की है वो ये है कि इस रिटर्न के साथ में हम हमेशा सिर्फ एक वैल्यू को ही रिटर्न करवा सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे मान लीजिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया, अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब चारों का आंसर यहाँ पे अलग अलग आने वाला है, तो यहाँ पे मतलब 4 आंसर हो गए हमारे पास में। अब यहाँ पे अगर आप रिटर्न के साथ में चारों के आंसर लिख दे, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, तो आएगी प्रोग्राम में एरर। हम यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से फंक्शन से बाहर गेट नहीं कर सकते। एट अ टाइम सिर्फ एक वैल्यू को ही रिटर्न करवाया जा सकता है।
लेकिन एक फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इफ की कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ और आंसर जनरेट हुआ है तो कुछ अलग आंसर रिटर्न होगा, एल्स के केस में हम कुछ और दूसरा वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे रिटर्न एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को हमें रिटर्न करके देगा, लेकिन मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है एक्चुअली में, ये एग्जांपल के साथ में आपको और क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन से एक्सेस करनी होती है वैल्यू, उसके लिए यहाँ पे हम लोग रिटर्न को काम में लेते हैं। अब रिटर्न के साथ में जो भी वैल्यू लिखी गई है और इस वैल्यू का जो टाइप होगा, मान लीजिए अगर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है और 10 + 20 करवाया विच इज 30, तो यहाँ पे रिटर्न 30 होगा। और 30 क्या है? एक तरीके की इंटीजर वैल्यू है। तो जो रिटर्न टाइप हम लोग लिखते हैं इस फंक्शन के डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के अंदर, ये होगा इंटीजर टाइप। जो वैल्यू हमने रिटर्न करवाई है उसका जो टाइप होता है वो कहलाता है रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे किसी भी तरीके का रिटर्न टाइप नहीं आएगा। तो उसका लिए क्या ऑप्शन होता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए रिटर्न में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है थ्योरेटिकल पार्ट में तो आपको पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रोग्राम है बहुत ही सिंपल सा है। मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का इनपुट फंक्शन को प्रोवाइड नहीं किया। बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि हम कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं और वहाँ पे बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लिखा हुआ होता है डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, वेलकम एवरीवन। यस, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है, वेलकम टू 2021। अब यहाँ पे जितनी बार भी लोग हमारे जो जो भी कम्युनिटी हॉल है उसके अंदर आ रहे हैं, हर एक के लिए मुझे अलग अलग मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो बार बार प्रोग्राम को रन करना तो इम्पॉसिबल है और बार बार प्रिंटफ लिखना भी इम्पॉसिबल है। डिपेंडिंग अपॉन कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है। तो रिपीटेडली काम नहीं करवाना है, लेकिन बार बार हो सकता है। तो जब इस तरीके की पॉसिबिलिटी होती है तो उसके लिए हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेम हमारी हेडर फाइल्स आएंगी stdio.h एंड conio.h। फंक्शन को क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि इन स्टेटमेंट से पहले फंक्शन को क्रिएट करना है। ये स्टेटमेंट्स हमारी सबसे पहले ही आएंगी। जितनी भी हमारे पास में इंक्लूड स्टेटमेंट होती हैं किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन वगैरह के बाद में वो नहीं आती हैं। दीज आर द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट्स ऑफ आवर प्रोग्राम। अब जो भी वर्किंग होगा, चाहे मैक्रो हो या वेरिएबल हो या मेन हो या कोई फंक्शन हो, सारी चीजें इन स्टेटमेंट्स के बाद ही आती है। अब यहाँ पे मुझे कहा गया है कि सिंपली एक मैसेज को प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम प्रोवाइड करवा दिया है, दैट इज मैसेज एंड फॉलोड बाय अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे किसी तरीके का कैलकुलेशन तो करवाना नहीं है, तो मुझे किसी तरीके की इनपुट की जरूरत नहीं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को पास नहीं किया है। अब जब यहाँ पे कोई इनपुट ही नहीं है और ये हमें कुछ आउटपुट भी जनरेट करके नहीं देने वाला है, सिर्फ प्रिंट वाला काम करने वाला है, तो मतलब ये कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा। तो जब फंक्शंस हमें किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं तो वहां पे जो रिटर्न टाइप लिखा जाता है वो कहलाता है वॉइड। वॉइड का मतलब हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया है जहां पे कोई भी वैल्यू एज अ आउटपुट हमें रिटर्न नहीं हो रही है। तो ये जो मेन के साथ हम लोग वॉइड लिखते हैं इसका मतलब यही है कि इस मेन फंक्शन के अंदर आप जो भी वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सिंपल टास्क है, कुछ आपको कैलकुलेशन करके तो ये आंसर प्रिंट करेगा लेकिन हमें रिटर्न नहीं करेगा। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कहीं पे पढ़ा होगा कि वहां पे लिखा हुआ होता है इंट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे और एंड में होता है रिटर्न 0 या फिर रिटर्न 1, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे देखा होगा। तो यहाँ पे जब इंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मेन फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करने वाला है उन सारे टास्क को परफॉर्म करने के बाद ये कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ इंटीजर टाइप वैल्यू। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई पार्ट इंप्लीमेंट नहीं किया है जहां पर मेन एज अ फंक्शन कुछ कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट जनरेट करके दे रहा हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल रिटर्न टाइप फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम। अब जो मैसेज है वो किसी भी तरीके का वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो उसके लिए वॉइड लिखेंगे।
फंक्शन का नाम फॉलोड बाय अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर फंक्शन के साथ में एक रूल है, वो रूल ये है कि ये एक तरीके का ब्लॉक है, एक तरीके का कंस्ट्रक्ट है। इफ के साथ में हम कुछ इस तरीके से लिखते थे कि अगर एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस को स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन को इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, चाहे एक स्टेटमेंट हो या 10 स्टेटमेंट्स हो या 100 स्टेटमेंट्स हो, आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो रिटर्न टाइप फॉलोड बाय फंक्शन का नाम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक सिंपल प्रिंट है, दैट इज वेलकम टू 2021। अब ये जो हमारा फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, सपोजिटली इस स्टेज पे प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ हमारी मेमोरी के अंदर जो ये फंक्शन है वो लोड हो जाएगा। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब हमारे पास में जो ये मैसेज है वो एज अ आउटपुट निकल के आने वाला है। तो अब यहाँ पे ये कॉलिंग वाला पार्ट जो है वो हम मेन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मेन नहीं बनाया है तो प्रोग्राम आपका वैसे भी नहीं चलेगा, बिकॉज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है टू प्रिंट अ मैसेज, इसकी कॉलिंग हम करेंगे मेन के अंदर। अब मेन भी हमारा एक फंक्शन है, तो यहाँ पे मेन कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करता, तो मैंने लिख दिया void फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम एंड फॉलोड बाय सेट ऑफ पैरेंथेसिस। इसे भी किसी तरीके का इनपुट प्रोवाइड नहीं करना। अब ये भी एक तरीके का कंस्ट्रक्ट है हमारा। तो कंस्ट्रक्ट यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे स्टेटमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है CLR SCR, प्रीवियस कुछ भी आउटपुट हो उसको क्लियर करने के लिए। अब फंक्शन को कॉल करवाना है। फंक्शन को कॉल करवाने के लिए बस उसका नाम लिखते हैं फॉलोड बाय अ सेट ऑफ पैरेंथेसिस एंड अ सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन कंपलसरी है। तो इस पॉइंट पर आकर अब हमारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से लेके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वन बाय वन वो सारे एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। अब जैसे ही हमारे पास में ये सारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से आ जाएंगे इस फंक्शन के लिखे हुए बाद वाले स्टेटमेंट। अब इस फंक्शन के बाद तो सिर्फ गेट ch ही लिखा हुआ है, तो ये एक कैरेक्टर के इनपुट का वेट करेगा और जैसे ही कोई भी की प्रेस करेंगे ये आ जाएगा हमारी वापस से ब्लू स्क्रीन पर, यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टेट से बाहर। तो कभी भी अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा जो एग्जीक्यूशन का कर्सर होता है, एग्जीक्यूशन का पॉइंटर है, मतलब एक के बाद एक सारे स्टेटमेंट जो हमारे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, इस फंक्शन कॉलिंग पे होगा क्या, हमारा एग्जीक्यूशन का जो कर्सर है वो इधर पहुंच जाएगा वॉइड मैसेज पे। फिर ये वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, जितना भी इसके पार्ट है। जब सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हमारा एग्जीक्यूशन कर्सर इस फंक्शन कॉल के जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट पर पहुंच जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन अ फंक्शन एंड यू कैन कॉल अ फंक्शन। अब इसका हम आउटपुट एक बार ही देखेंगे, लेकिन प्रोग्राम में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग इसी पॉइंट पर पूछ लो।